सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपको कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का ये अध्याय 5 जो कि समांतर श्रेणियां, इसका एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, तो इसमें हमने पहले क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब ये 2 सवाल है, इसमें इन दोनों में ये पता करना है कि ये एपी है या और हैं तो क्यों है। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है ये, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। ठीक है, तो 8 रुपये उसका प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए है। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, प्रथम या प्रत्येक प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये दिया गया है और यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रथम पद, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का दिया है तो इसको हम प्रथम पद लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? प्रथम पद, यानी कि ए, प्रथम पद इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना है? 15 रुपया है। और आगे कहा गया है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी कि जितने भी अतिरिक्त किलोमीटर की यात्रा की जाएगी उस पर कितने रुपए देने होंगे? 8 रुपए देने होंगे। तो ये 8 रुपए क्या है? उसका सारवंतर डी का काम करेंगे यहाँ पर। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया ये क्या है? सारवंतर है। डी बराबर क्या है? 8 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रथम किलोमीटर का किराया क्या होगा बताओ? प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये। इसी प्रकार से द्वितीय किलोमीटर का किराया बराबर ये कितना हो जाएगा? 15 तो पहले का था और अगले किलोमीटर, प्रत्येक अगले किलोमीटर पे 8 रुपये लग रहा है, तो 15 तो 8 और जोड़ देंगे इसमें, कितना आ जाएगा? 15 और 8 23 रुपये। इसी प्रकार से प्रति किलोमीटर का मान। ठीक है, ये क्या है हमारा बताओ? ये प्रथम किलोमीटर A1, ये द्वितीय किलोमीटर होगा हमारा A2। इसी प्रकार से तृतीय किलोमीटर का किराया ये A3 होगा। ठीक है, इसको A3 से हम केवल तृतीय किलोमीटर का दिख रहे हैं, तो यहाँ से 15 + 8 या फिर इसमें 23 में 8 जोड़ देंगे तब भी, और ये तो हो गया 2 दूसरे का। ठीक है, और ये होगा यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो 15 और 8 23, 23 और 8 31, ये होगा 31 रुपया। इसी प्रकार से चतुर्थ किलोमीटर का किराया बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 3 का तो ये है, चौथे का 3 में 8 जोड़ देंगे 31 + 8 यहीं पर जोड़ दो, या फिर 15 + 8 + 8 फिर एक बार 8 और जोड़ोगे तब भी इतना ही आएगा। तो 31 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 39 रुपया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक एपी प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर एपी प्राप्त हो रही है हमको, क्योंकि प्रत्येक पद में कितने जोड़ रहे हैं हम? 8 जोड़ रहे हैं। तो पहला है 15, दूसरा है 23, फिर 31, 39 ... ये क्या है हमारी? एक एपी है, यहाँ लिख देंगे यह है एक एपी है, क्योंकि
प्रत्येक अगला पद 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन रही है, ये एक एपी बन रही है जो कि प्रत्येक पद में 8 जोड़ने से मिल रहा है। तो ये जो है एक एपी का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे जो बेलन है उस बेलन में पहले तो हम हवा की मात्रा मान लेंगे कितनी हवा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना बेलन में कुल हवा की मात्रा बराबर x, यानी जो बेलन है उसमें जो हवा है उस कुल हवा को हमने क्या मान लिया, x है। अब देखो यहाँ पर जो वायु निकालने वाला पंप है वो प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का कितना निकाल देता है, 1/4 भाग। तो पहली बार में जो निकालेगा 1/4 तो कितना बचेगा, शेष। तो यहाँ पर पहली बार में निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा पंप द्वारा पहली बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा, तो शेष हवा की मात्रा क्या होगी बताओ, शेष हवा की मात्रा हो जाएगी हमारी यहाँ पर, देखो कितनी थी, कुल हवा थी x और x थी और प्रत्येक बार में x का यानी 1/4 भाग निकाल रहा है तो माइनस करेगा x का 1/4 भाग। ठीक है, अब इसको और आगे हल करेंगे तो x माइनस x/4, इसके बट्टे 1 लासा ले लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, x के 7 गुणा ऋण 1 का x के साथ गुणा x। अब यहां से हमको मिलेगा 4 में से x घटाएंगे तो 3x/4, यानी कि पहली बार में जब उसने कुल हवा x से 1/4 हवा निकाली तो शेष हवा कितनी बची बताओ, 3/4 मात्रा बची हवा की। ठीक है, अब दूसरी बार जब हवा निकालेगा ये पंप तो 3/4 जो हवा की मात्रा है उसका 1/4 फिर निकालेगा दूसरी बार में। ठीक है, तो यहां से 3x/4 हवा की मात्रा में से पंप द्वारा निकाली गई हवा के बाद शेष हवा की मात्रा। ठीक है, तो कितनी होगी बताओ, अभी यहाँ पर टोटल क्या थी, पहले तो x थी तो x में से x का 1/4 भाग निकाला तो शेष हवा कितनी रहेगी बताओ, एक बार में जो हवा उसने निकाली वो x/4 भाग निकाली तो x में से x/4 भाग कम करने के बाद अब सिलेंडर में रहेगी 3x/4। अब 3x/4 जो शेष हवा बची थी उसकी दूसरी बार में जब हवा निकालेगा तो शेष हवा कितनी रह जाएगी, 3/4, 3x/4 माइनस करेंगे इसी हवा का 3x/4 का 1/4 भाग। ठीक है, यहाँ पर भी का मतलब गुणा। तो अब इसको हल करेंगे आगे तो यहाँ से मिलेगा हमको 3x/4 और ये माइनस 3x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3x, 4 एकम 4, 4 चक 16, 4 का 4 के साथ गुणा करेंगे 16। ठीक है,
अब यहां से आगे हल करेंगे इसको, तो 16 तो हो जाएगा इसका एलसीएम। 4 चक 16, 4 बार गया भाग, इसमें 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 4 3 12x माइनस माइनस का चिन्ह आ गया। 16 का 16 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 16 का, और 1 का 3x के साथ गुणा करेंगे तो 3x। अब यहां से हमें बराबर मिला, 12 में से 3x कम करेंगे तो 9x बट्टे 16। यानी कि दूसरी बार में जब पंप ने शेष हवा का 1/4 भाग निकाला, तो अब उसमें शेष हवा जो बची वो 9/16। कितनी बची? 9/16। 9/16 इतनी मात्रा बची किसकी? हवा की दूसरी बार में। इसी प्रकार से 9/16 की, ठीक है, 9/16 की, तो यहाँ पर 9x/16, 9x/16 हवा की मात्रा, ठीक है। ये क्या बची थी? शेष थी। में से पंप द्वारा तीसरी बार में, पहली बार में ये निकाली, दूसरी बार में ये निकाली, तो तीसरी बार में निकालेगा ये, तो पंप द्वारा निकाली गई हवा के बाद शेष हवा की मात्रा, शेष हवा की मात्रा बराबर कितनी होगी बताओ? तो कुल जो शेष बची थी, कुल हवा में से निकालने के बाद वो 9x/16 बची थी। अब इसमें से हमने क्या किया, इसी का 1/4 भाग, यानी 9x/16 का मतलब गुणा 1/4 भाग इसमें से निकाला, तब जो शेष हवा बचेगी वो यहाँ पर रह जाएगी, शेष हवा इसी 1/4 भाग निकालने पर। अब इसको आगे हम हल करेंगे, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, देखो 16 चौका 64 होते हैं, तो 9x बराबर में 9x/16 माइनस के 9x/16 चौका 64। इसको और आगे हल करेंगे तो 64 क्या हो जाएगा? एलसीएम। 16 चौका 64, 4 बार गया, 4 का गुणा 9 चौका 36x माइनस, और 64 का 64 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 9x के साथ करेंगे 9x बराबर 36 में से 9x कम करेंगे 36x में से, तो यहाँ बचेंगे 27x/64। यानी कि तीसरी बार में जो शेष हवा थी उसमें से उसका 1/4 भाग निकाला, तो अब यहाँ पर शेष हवा बची 27/64, 27x/64, ठीक है, या 27/64 गुणा x, इस तरह से भी बोल सकते हो। अब यहां देख रहे हैं हम, इसको लिखेंगे अर्थात क्रम से इसको लिखना चाहे तो पहले जो मात्रा थी वो x थी, और इसका 1/4 भाग निकाला, तो यहां मिला हमको 3x/4। दूसरा ये हो गया। तीसरा, दूसरी बार में जो हवा निकाली थी वो 9x/16। तीसरी बार में जो हवा निकाली है तो यहां मिली थी हमको 27x/64। अब देखो यहाँ पर ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, ये पद मिल गए। अगर हम इनका सारवंतर निकालें तो सारवंतर क्या होता है? किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम सारवंतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारवंतर हम निकालेंगे सबसे पहले D1, और D1 निकालेंगे तो पहले दो पदों के बीच में इसको A2 और इसको A1, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, तो A2 क्या होगा बताओ? इस तरह से लिखेंगे A2 माइनस A1। अब D1 बराबर A2 का मान 3x/4 माइनस का A1 का मान x, क्योंकि ये A1 है और ये A2 है। अब इसके बटे 1 लासा 4, 3x माइनस 4 एकम 4x। अब यहां से D1 बराबर निकालेंगे तो 3x हटाएंगे 4x में से, तो माइनस का बनेगा x, यानी कि 1x लिख दो या खाली x लिख दो बटे 4। तो ये आ गया पहला सारवंतर D1। इसी प्रकार से दूसरा D2 निकालेंगे हम। D2 बराबर निकालेंगे तो ये देखो, ये A1, ये A2 और ये A3, तो यहां से, और ये A4,
तो इससे D2 के लिए लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान 9x बट्टे 16 माइनस A2 का मान 3x बट्टे 4। अब दोनों का क्या करेंगे हम, 16 लासा ले लेंगे, 16 एकम 16, तो ये ऊपर 9x माइनस के 4 चक 16, 4 तिया 12। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको बताओ, 9x घटाएंगे 12x, यहाँ तो 12x हो जाएंगे, 12x में से 9x कम करेंगे तो यहाँ माइनस के 3x बट्टे 16। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि ये D1 जो था वो आ रहा था ऋण x बट्टे 4 और ये D2 जो आ रहा है वो ऋण 3x बट्टे 4, यानी कि यहाँ पर सारवंतर जो है वो समान नहीं है। जब ये सारवंतर समान नहीं है तो यह एक AP के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ सार्वअंतर D1 बराबर D2, यानी कि सार्वअंतर D1 D2 के बराबर नहीं है, या फिर यहां सार्वअंतर बराबर नहीं है, अतः यह एक AP के रूप में, AP के रूप में नहीं है, यानी यह एक AP नहीं है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी कि ये जो है, ये जो हमने निकाली थी वो एक समांतर श्रेणी नहीं है। कॉमा करके यहाँ पर डॉट डॉट और लिख देंगे और आगे का पद निकालोगे, ठीक है, तो ये एक AP नहीं है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट नंबर 2 में, ठीक है, और प्रश्नावली 5.1 के ये अगले क्वेश्चन करेंगे।